नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है और दंगल की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। एनडीए की बैठक, विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अब नीतीश कुमार अपने सहयोगियों के साथ बिहार में पटना में राजभवन पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा पेश करने के लिए राज्यपाल के पास गए हैं। राज्यपाल को पहले वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद नई सरकार बनाने का दावा भी नीतीश कुमार की तरफ से पेश किया जाएगा। 10वीं बार नीतीश कुमार की तरफ से अब सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी और उपनेता विजय सिन्हा भी उनके साथ में रहेंगे। कल सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी। नीतीश कुमार के इस शपथ ग्रहण में एनडीए के घटक दलों के बाकी नेता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेता इसमें उपस्थित हो सकते हैं। शशि भूषण इस वक्त हमारे साथ पटना से लाइव है। शशि भूषण, आखिरकार 10वीं बार नीतीश कुमार दावा पेश करने के लिए पहुंचे, बाकी घटक दल के नेता भी उनके साथ में हैं क्या? सम्राट चौधरी तो दिख रहे हैं वहां पर, उसके साथ साथ विजय सिन्हा भी उनके साथ में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, सम्राट चौधरी भी हैं, विजय सिन्हा भी हैं, चिराग पासवान भी है, जो दूसरे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे की तरफ से नेता हैं वो भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी अंदर गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, ये तमाम एनडीए के बड़े नेता इस वक्त नीतीश कुमार के साथ अंदर राजभवन में जा चुके हैं। चंद मिनटों का इंतजार है जब नीतीश कुमार अंदर से निकलेंगे, चूंकि बहुत जो प्रक्रिया है उसके तहत एक तरफ उनको इस्तीफा देना है। आज ही विधानसभा जो 17वीं है उसके विघटन की अंतिम तारीख है, तो आज मुख्यमंत्री जैसे ही इस्तीफा देंगे वो चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी और उसके बाद फिर सरकार बनाने का दावा, एक हाथ से इस्तीफा, दूसरे हाथ से वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। चूंकि एनडीए का नेता उनको चुन लिया गया थोड़ी देर पहले, साहिल, जैसा हम लगातार बता रहे हैं हर एक अपडेट में। और अपने सहयोगी नदीम से कहेंगे थोड़ा दिखाएं हम लोग, ये राजभवन का वो गेट है जहां से नीतीश कुमार थोड़ी देर में निकलेंगे और वहीं पर अब सबका ध्यान केंद्रित है, क्योंकि राजभवन में अंदर जाने के लिए दूसरा गेट है और बाहर आने के लिए दूसरा है, तो इसी गेट से नीतीश कुमार जो हैं वो थोड़ी देर में निकलेंगे। और यहाँ सबकी नजरें टिकी हुई हैं, पूरा सिक्योरिटी अलर्ट है। आप देखिए नीतीश कुमार के यहाँ जल्दी से एक छोटा सा अपडेट और इस बारे में चाहिए कि कल कितने मंत्री शपथ ले सकते हैं, क्या उसके बारे में कुछ क्लैरिटी दी गई है? जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी या बाकी सहयोगी दलों की तरफ से या एनडीए की तरफ से कोई क्लैरिटी उसके बारे में दी गई है? नहीं, कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं है। ये माना जा रहा है कि सब कुछ अंदर खाने तय है, कल कितने मंत्री शपथ लेंगे वो भी तय है। और एक जो प्रक्रिया होती है, जब मुख्यमंत्री सरकार बनाने का दावा पेश करके आ जाएंगे तो फिर राज्यपाल की तरफ से मुख्यमंत्री को एक आमंत्रित किया जाएगा। जो राज्यपाल राजभवन सचिवालय है वो विधिवत तरीके से आमंत्रण देता है कि आप आइए, ये समय निर्धारित किया गया है, कल गांधी मैदान में 11:30 बजे का वक्त है। और फिर सरकार की तरफ से जो मतलब शशि भूषण, आप जरा हमारे साथ बने रहिए, नीतीश कुमार, क्योंकि अब 10वीं बार नीतीश कुमार, रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और 2015 के बाद 7वीं बार ऐसा होगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यानी पिछले 10 साल में 7वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले उन्हें एनडीए के विधायक दल का नेता भी चुना गया। उधर बीजेपी के विधायक दल नेता सम्राट चौधरी और उपनेता विजय सिन्हा के डिप्टी सीएम पद की शपथ के बारे में भी करीब करीब तय हो चुका है। और अब नीतीश कुमार की कैबिनेट के स्वरूप और आकार को लेकर चर्चा जोरों पर चल रही है। हालांकि अभी भी इस बारे में पुष्टि नहीं मिल पाई है कि आखिरकार कितने मंत्री शपथ ले सकते हैं। लेकिन क्या कप्तान की तरह नीतीश की टीम भी वही रहेगी या इस बार नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट में कुछ बदलाव करने की भी सोच रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टीम के लीडर्स में किसी तरह के बदलाव नहीं किया, अमूमन भारतीय जनता पार्टी उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों पे तो कम से कम बदलाव करती रहती है, कई बार तो मुख्यमंत्री भी बदल चुकी है। उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कैबिनेट की रूपरेखा कमोबेश उसी तरह की हो सकती है जिस तरीके से 2020 में और उसके बाद 2023 में रही। लेकिन इस बार के चुनाव नतीजों में एक फर्क है। पहला तो यह है कि 15 साल बाद एनडीए को इतना बड़ा जनादेश मिला है और इसमें महिला मतदाताओं की बड़ी भागीदारी रही है। आज विधायक दल की बैठक में भी कई नेताओं ने महिला वोटर्स की जमकर तारीफ की और उनके आभार भी व्यक्त किए। गौर करने की बात यह है कि 2010 के बाद पहली बार महिला विधायकों की संख्या बिहार में बढ़ी है। 2010 के 34, 2020 के 26 महिला विधायकों के मुकाबले इस बार 29 महिला विधायक जीत पाई है और उसमें भी 26 महिला विधायक एनडीए से जीती है। तो सवाल बनता है कि क्या नीतीश कैबिनेट में भी
महिलाओं की उतनी ही भागीदारी देखने मिल सकेगी, क्योंकि एक तो चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को लेकर या नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण के मामले में नीतीश सरकार का रिकॉर्ड काफी दुरुस्त रहा है और इसी का रिकॉर्ड बार बार बजाता रहा कि देखिए महिलाओं के लिए नीतीश सरकार ने क्या क्या किया हुआ है। लेकिन नीतीश कैबिनेट में क्या इसकी तस्वीर इस बार नजर आएगी, यह सबसे बड़ा सवाल और भी है। 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बड़े चुनावी वादे हैं, उन्हें पूरा करना है, उम्मीदें अधिक है, वोटर्स की भी, नेताओं की भी और जनता की भी। तो तमाम सवाल होंगे, उन पर मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। एनडीए की बैठक में विधायकों ने तय कर दिया कि बिहार में रिकॉर्ड 10वीं बार नीतीश कुमार सीएम बनने जा रहे हैं। तो बीजेपी की ओर से लगातार दूसरी बार 2 डिप्टी सीएम का भी बनना तय हो चुका है। बाकी है तो बस मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले विधायकों का नाम। 20 नवंबर सुबह जब गांधी मैदान का मंच सजा रहेगा तो उस पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होंगे और 2 डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा का भी शपथ ग्रहण होगा। पार्टी को बहुत धन्यवाद देता हूं, पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया। लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया है जिससे बिहार का विकास किया जाए। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा साहब शीर्षस्थ नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सभी माननीय विधायकों ने जो विश्वास व्यक्त किया है उनका भी हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं। बिहार ने नीतीश कुमार को 10वीं बार मौका दिया है तो बीजेपी ने भी अपने दोनों डिप्टी सीएम को दोहराने का फैसला किया। लेकिन सवाल है, क्या बीजेपी की तरफ से मंत्रिमंडल के चेहरे भी रिपीट किए जाएंगे? क्या जेडीयू की ओर से उन्हीं चेहरों पर नीतीश कुमार दोबारा मौका देंगे, जिनकी पिछली सरकार के कामकाज और परफॉर्मेंस को बिहार की जनता ने विशाल जनादेश के रूप में स्वीकार किया? नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों के चेहरे के रूप में फिलहाल किसी नाम की पुष्टि नहीं, लेकिन सहयोगी दलों के कोटे में मिलने वाले मंत्री पद के संभावित चेहरों की चर्चा सामने आ चुकी है, जिसमें एलजेपी से राजू तिवारी, संजय पासवान, मांझी की पार्टी से संतोष सुमन, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से स्नेहलता कुशवाहा को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। 10वीं बार नीतीश सरकार में क्या महिलाओं को मंत्रिमंडल तक मजबूत जगह मिल पाएगी? क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले रहे हैं तो उसके पीछे महिला शक्ति का बड़ा योगदान। आबादी में कम होते हुए भी महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया। बिहार में पुरुषों ने 62.98% की तादाद में वोट किया तो 71.78% महिलाओं ने वोट डाले और ये संख्या कुछ ऐसी रही कि 2 करोड़ 47 लाख पुरुषों के मुकाबले 2 करोड़ 51 लाख से अधिक महिलाओं ने वोट दिया। उसी मतदान का कमाल है कि एनडीए 202 के आंकड़े तक पहुंच पाया। इतना ही नहीं, बिहार विधानसभा में इस बार पहुंचने वाली महिलाओं में एनडीए की महिला प्रत्याशियों पर बिहार की जनता ने भरपूर भरोसा जाहिर किया। क्योंकि जेडीयू ने अगर 101 में 13 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया तो 77% स्ट्राइक रेट के साथ 10 महिलाएं जीत कर आ गई। बीजेपी ने 101 में 12 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया तो 83% स्ट्राइक रेट के साथ 10 महिलाएं जीत कर आईं। इसी तरह एलजेपी की 5 में से 3 महिला विधायक, तो मांझी की पार्टी की 2 और उपेंद्र कुशवाहा की 1 महिला विधायक सदन पहुंच रही हैं। इस तरह कुल 29 महिला विधायकों में 3 आरजेडी के विधायकों को छोड़कर सभी महिला विधायक एनडीए के खेमे से ही। इस लिहाज से नीतीश कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी तो बनती है, वैसे भी समाज के हर क्षेत्र में बराबर की महिला भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने वाले नीतीश कुमार के राज में ही सबसे पहले 2006 में पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था। फिर 2007 में नीतीश ने नगर निकाय चुनावों में भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इसके बाद 2013 से पुलिस भर्ती में भी महिलाओं को 35% का आरक्षण लागू कर दिया और उसके बाद 2016 में सभी सरकारी नौकरियों में 35% महिला आरक्षण दिया था। इस लिहाज से देखा जाए तो इस बार के नीतीश कैबिनेट में जीत कर आई महिला विधायकों की तादाद के हिसाब से कम 5 कैबिनेट बर्थ पर महिलाओं की दावेदारी बनती है। देखना है कि 20 नवंबर की शपथ के बाद नीतीश सरकार का कैबिनेट गठन होता है तो उसमें कितनी महिलाओं को कैबिनेट में जगह मिल पाती है। शशि कुमार, पटना, आज तक। तो नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है और अभी अब नए सरकार बनाने को लेकर दावा भी थोड़ी देर में पेश करेंगे। शशि भूषण हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, नीतीश कुमार एनडीए के तमाम नेताओं के साथ राजभवन पहुंचे। उनके साथ में उपेंद्र कुशवाहा, धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा
वो भी उनके साथ में वहां पर पहुंचे थे। उनके अपने सहयोगी भी जनता दल यूनाइटेड से उनके साथ में हैं और वो राजभवन पहुंचने के बाद सबसे पहले तो उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। कल 11:30 बजे नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण होगा, ये बात मानी जा रही है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा पेश कर दिया है और उसके साथ साथ नीतीश कुमार ने नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। शशि भूषण, दावा भी पेश कर दिया है। कल 11:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी। आज शाम को अमित शाह पटना पहुंच रहे, यह भी खबर इस वक्त आ रही है और उसके बाद हो सकता है कि तय होगा कि आखिरकार किसके खेमे से कितने मंत्री बनेंगे, कौन कब किस तरीके से शपथ लेगा, यह भी तय हो सकता है। क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अंदर से जो खबरें आ रहे हैं साहिल, वो बता रहे हैं, हम लगातार खबर दिखा भी रहे हैं। नीतीश कुमार ने एक हाथ से इस्तीफा दिया, दूसरे हाथ से दावा पेश किया सरकार बनाने का। और जो दूसरा सवाल आप पूछ रहे हैं कि मंत्री कौन कौन बनेंगे, तो ये जो रात है ना, ये कयामत की रात है। बिहार चुनाव नतीजों के पहले वाली रात के बाद ऐसे मंत्री जो सरकार में अभी रहे, उनके लिए भी, जो अभी मतलब अब विघटन के बाद तो वो मंत्री रहे नहीं, और ऐसे दावेदार जो या तो बीच में चुनाव हार गए थे, पुराने विधायक रहे हैं, फिर से जीत के आए हैं, जो कास्ट कम्बिनेशन में फिट बैठते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, जिनको भी उम्मीदें हैं कि उनको शायद मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, तो आज उनको नींद नहीं आने वाली है रात में। थोड़ी देर पहले हमारे साथी रोहित सिंह बता रहे थे कि आज जितने भी एमएलएज हैं, उन्होंने अपना मोबाइल वाइब्रेशन से हटा करके रिंगर पे डाल रखा है, कब फोन की घंटी बन जाए। तो बहुत सारी चीजें तय होंगी अमित शाह के पटना पहुंचने के बाद। लेकिन हाँ, सरकार के अंदर आकार क्या होगा, कैबिनेट में कितने कितने मंत्रियों का शेयर होगा, कल कितने मंत्री शपथ लेंगे, ये सब कुछ तय हो चुका है। विभागों को लेकर ये जो बातें हो रही थी, स्थिति है, दो बातें और चेहरे ये बातें हो रही थी कि एक तो भारतीय जनता पार्टी के 16 मंत्री हो सकते हैं, 14 मंत्री जनता दल यूनाइटेड के हो सकते हैं, चिराग पासवान के 5 और बाकी जो बाकी घटक दल है 3 और 1-1, इस तरीके की भी बातें वहां पर चल रही थी। लेकिन एक बात तो साफ नजर आती है, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी करीब करीब दुगनी सीटें थी जनता दल यूनाइटेड से, और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा मंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट में भी थे। क्या इस बार कहीं ना कहीं उनको भी अपने मंत्री पद को छोड़ने पड़ सकते हैं ना, क्योंकि सबको एडजस्ट करना पड़ेगा? जी शशि कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एडजस्ट करना पड़ेगा। और पहले दिन से जो फॉर्मूला हम बता रहे हैं साहिल, 6 विधायकों पर 1 का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला ही रहेगा कमोबेश। आप ये फॉर्मूला गड़बड़ नहीं होने वाला है। और देखिए, चिराग पासवान की पार्टी, जिनके जो विधायक जीत कर आए हैं, मैक्सिमम उनको 3 मंत्री पद मिल सकते हैं, जो हमारी जानकारी है। वो भी 3 मंत्री में कल कितने शपथ लेते हैं, ये देखना होगा। और इस वक्त हलचल देखिए हुई है, फिर से वही रस्सा लग गया है जो नीतीश कुमार का पैटर्न है राजभवन से सीएम हाउस जाने का। अब नीतीश कुमार निकलने वाले हैं यहाँ से, राजभवन से। उनका काम अंदर जो प्रक्रिया के लिए वो गए थे, वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नीतीश कुमार निकल करके अब राजभवन से जब मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, तो वहां पर एनडीए के दूसरे नेता भी रहेंगे। संभव है कि कल के कैबिनेट गठन को लेकर के, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के, तमाम आगे की चीजों पे वहां चर्चा हो, क्योंकि अमित शाह भी आज ही पहुंचने वाले हैं। और बहुत दिलचस्प है इस जगह को समझना, जिस जगह पे इस वक्त हम हैं। देखिए, ये जो राजेंद्र चौक है, राजेंद्र स्मारक गोलंबर है, ये गवाह बना है नीतीश कुमार के बार बार अलग अलग राजनीतिक फैसलों का। नीतीश कुमार इसी गोलंबर के सामने की तरफ से आते हैं। देखिए, ये मुख्यमंत्री आवास है, हमारे सहयोगी नदीम जो दिखा रहे हैं, वहां से निकलते हैं, सफर तय करते हैं, राजभवन जाते हैं, कभी जनादेश के बाद तो कभी गठबंधन बदलने के दौर में भी। और ये हम जो दिखा रहे हैं आपको, इसमें देखिए इसी जगह पर नीतीश कुमार का काफिला निकलता है। देखिए, नीतीश कुमार निकल गए हैं। ये सबसे अहम पड़ाव, जब सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद नीतीश कुमार का काफिला है। नीतीश कुमार देखिए, ये गाड़ी में बैठे हुए, हाथ हिलाते हुए, विजय चौधरी उनके करीबी मंत्रियों में जो गिने जाते हैं, वो काफिला अब मुख्यमंत्री आवास में जा रहा है साहिल। अच्छा, ये भी चल रही है कि विजय चौधरी जो स्पीकर भी बन सकते हैं क्या, क्योंकि स्पीकर पद का भी मामला सुलझना बाकी है। और आमतौर पर यह होता है कि जब पहला विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें नई सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, उससे पहले स्पीकर का चुनाव किया जाता है। और अभी तक यह तय नहीं है कि बीजेपी की तरफ से स्पीकर बनेगा या जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। 2 नाम लगातार चल रहे हैं, क्योंकि जो पिछली विधानसभा के स्पीकर थे, वो तो इस बार चुनाव ही नहीं लड़े थे। लेकिन इस बार जेडीयू भी स्पीकर पद पर कायम है, बीजेपी भी चाहती है कि स्पीकर पद उनको मिले। देखिए, वो 2 दिन
तक ये बातें चर्चा होती रही कि जेडीयू जो है स्पीकर पद चाहती है, लेकिन बीजेपी ने बहुत शुरू से ही क्लियर कर दिया था कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी वो अपने पास रखेगी। और अब जो देखिए नेता निकल करके गए हैं तो अंदर बहुत सारी चीजों पर चर्चा। विजय कुमार चौधरी के बारे में बताएं आपको, विजय चौधरी उस दौर में स्पीकर रहे बिहार विधानसभा के जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ सरकार बनाई थी। मतलब जब लालू प्रसाद यादव के साथ वो सत्ता में थे तो विजय कुमार चौधरी को बनाया गया। और नीतीश कुमार जानते थे कि भविष्य में उनको गठबंधन के लिहाज से कुछ फैसला बड़ा लेना पड़ सकता है। उस दौर में उन्होंने विजय चौधरी को, जो सबसे विश्वसनीय उनके हैं, उनको उन्होंने स्पीकर बनवाया। भारतीय जनता पार्टी 2013 के बाद जब नीतीश कुमार चले गए, उसके पहले जेडीयू से बीजेपी का जब अलायंस 2013 के पहले था, 2013 के पहले, तो स्पीकर का पद जेडीयू के पास होता था। उदय नारायण चौधरी बार बार स्पीकर बने, 2005 में भी, 10 में भी हमने देखा। वो नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में गिने जाते थे उदय नारायण चौधरी। लेकिन उनके बाद जब जाहिर सी बात है कि 2020 के बाद बदलाव होगा साहिल, तो उसके बाद बीजेपी के साथ जब भी आए हैं, हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि जब उस 17 के बाद जब नीतीश कुमार आए, उसके बाद जब भी बीजेपी ने नीतीश के साथ गठबंधन में सरकार बनाई, स्पीकर की कुर्सी अपने पास रखी है। हमने विजय सिन्हा को भी देखा, हमने नंदकिशोर यादव को भी देखा। तो ऐसा है कि स्पीकर की कुर्सी फर्क आया है अपने पास क्यों रखना चाहती है, ये अब मुझे लगता है कि लोगों को साफ समझ में आ गया होगा। क्योंकि स्पीकर एक अहम भूमिका निभाता है जब सरकार गठन को लेकर, या अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई यहां से वहां पाला बदलने की कोशिश करे, तब स्पीकर की भूमिका काफी इंपॉर्टेंट रहती है। शशि भूषण, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस जानकारी देने के लिए। लेकिन अगर कोई फॉर्मूला तय होता है, क्योंकि अभी तक तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं कि कल आखिरकार सिर्फ नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और उसके साथ साथ बाकी लोग भी क्या शपथ लेंगे, उसको लेकर अभी तक बात तय नहीं हो पाई है। लेकिन उसका भी इंतजार रहेगा। शशि भूषण के पास शायद दोबारा चलना पड़ सकता है अगर इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाए। लेकिन तब तक नए नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का किस तरीके से गठन होगा, किस तरीके से उसका आकार हो सकता है, स्वरूप हो सकता है, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि नया मैंडेट है, नए तरीके से रूप होना चाहिए। इस रूप पर भी चर्चा होना बाकी है। जब भी नीतीश कुमार लालू यादव के साथ सरकार बनाते आए, उसमें मुस्लिम समुदाय से भी मंत्री वहां पर नजर आए थे। लेकिन जैसे ही बीजेपी के साथ उन्होंने मंत्रिमंडल बनाया, किसी को भी मंत्री उस तरीके से नहीं बनाया गया। लेकिन इस बार महिलाओं पर भी क्या सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आभार महिला वोटर्स के किए गए, उस पर भी ध्यान रहेगा। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। के शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संजय कुमार, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से उनकी भूमिका रखेंगे। चित्तरंजन गगन, आरजेडी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। आदिल हसन, एआईएमआईएम के प्रवक्ता भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आशुतोष, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार भी चर्चा में शामिल होंगे। शर्मा जी, आखिरकार साफ जो अटकलें थी बाकी सारी की, क्या महाराष्ट्र होगा, ये होगा, वो होगा, जो मैंडेट आया उसके बाद सारी अटकलों को विराम मिल गया और अब नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो उसको लेकर हम आपसे चर्चा शुरू करेंगे। लेकिन 3 सवाल मेरे हैं जिससे मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। कि पहला सवाल, क्या सीएम डिप्टी सीएम की तरह नीतीश कैबिनेट के ज्यादातर चेहरे दोहराए जाएंगे? क्या नीतीश कैबिनेट में, दूसरा सवाल, क्या नीतीश कैबिनेट में इस बार महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी? क्योंकि महिलाओं की भागीदारी के आधार पर ही नीतीश कुमार बार बार बिहार के मुख्यमंत्री बनते आए हैं। और तीसरा सवाल, नीतीश कुमार के लिए चुनावी वादों पर खरा उतरने की राह में कितनी चुनौतियां हैं? क्योंकि कई सारे वादे किए गए, कई सारे पूरे होना बाकी है और उस पर नजर बनी रहेगी। तो इसीलिए ये चुनावी वादे पूरे करना कितनी अहम कड़ी साबित होगा। के शर्मा जी, जो सवाल मैंने किया। देखिए साहिल जी, आपने जो भी प्रश्न पूछा, ये सारे प्रश्न सीएम साहब जो हैं उनके विशेषाधिकार के। मंत्रिमंडल में सदस्य कौन होगा, मंत्रिमंडल में महिलाएं होंगी, मंत्रिमंडल में अन्य वर्ग के लोग होंगे, ये सारा निर्णय मुख्यमंत्री को लेना होता है। ये उसका विशेषाधिकार है। जहां तक वादों का प्रश्न है, वादा जो है सरकार पूरा करती है और जो भी वादे नीतीश सरकार के दौरान किए गए हैं इस चुनाव में, हर वादे का कैलकुलेशन सेट है और हर वादे को पूरा ही किया जाएगा और पहले दिन से ही इसकी कार्रवाई चालू होगी। अब रही मंत्रिमंडल, तो सामान्य रूप से यदि चर्चा पे कहनी हो तो महिलाओं की भागीदारी, युवाओं की भागीदारी, अनुभवी नेताओं की, बुजुर्गों की भागीदारी, सभी वर्ग विशेष की भागीदारी और सभी समुदाय की भागीदारी, ये सब कुछ सुनिश्चित होगी उसमें।
क्योंकि स्वाभाविक रूप से पिछला भी यदि आप देखें तो ये सारे चीजें रही हैं उसमें। और इस बार तो जिस ढंग से बिहार की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है तो स्वाभाविक है कि सबकी भागीदारी होनी ही होनी है। और इस समय विधायकों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, तो ये सारा निर्णय सीएम साहब कर लेंगे और नीतीश जी सक्षम है सब करने के लिए, तो इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। और देखिए, मीडिया का काम है कयास लगाना, चर्चा करना, तो निश्चित रूप से कीजिए। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूं कि आज भी वक्त है कि विपक्ष अपनी हार को स्वीकार करना सीखे और हार को स्वीकार करे। वो बहाने बना बना के और राहुल गांधी को बचाना, तेजस्वी यादव की वो बचाना, नेतृत्व बचाना, इसके लिए एक बहाने न ढूंढे। वो हारे को स्वीकार करे इस मामले पर कि जनता का जनादेश उनके विरुद्ध है और जनता ने उनकी वादों पर विश्वास नहीं किया, उनकी विश्वसनीयता कहीं समाप्त हो चुकी है और वो इस बात की कोशिश करें, ये आत्ममंथन तो विपक्ष को करना होगा, क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट एक बार फिर बिहार के भीतर मिलना, इसको लेकर आत्ममंथन तो जरूर करना होगा। लेकिन शर्मा जी, जल्दी से आपकी एक प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा, क्योंकि आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति में जब जरूरत है तब एडजस्टमेंट हर पॉलिटिकल पार्टी कर लेती है, और इस बार भी देखिए आपको एडजस्टमेंट करनी होगी, क्योंकि पिछली बार 2023 में तो आपके 23 मंत्री बने थे, क्योंकि तब तो आप सबसे बड़ी पार्टी थे और काफी संख्या से आप बड़ी पार्टी थे। लेकिन इस बार उसमें पार्टनर्स भी है, अब ऐसे में आपके मंत्री घटेंगे इस बार, तो यह एडजस्टमेंट्स भी आपको करनी होगी। हो सकता है कि स्पीकर का पोस्ट जो इससे पहले जेडीयू के पास हुआ करता था, इस बार वापस उनको देना पड़े, तो यह एडजस्टमेंट करने के लिए आप तैयार है ना? वैसे नहीं, ये हो सकता है कि ऐसा है, हो सकता है साहिल भाई, राजनीति में हो सकता है पे काम नहीं होता। शायद ये राजनीति में जब मैंडेट आता है, सरकार बनती है, आज भी सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे जगह पर जेडीयू है, गैप कम हो गया, पासवान जी की पार्टी, जेडीयू ने कैचअप कर लिया आपके साथ में, सब कुछ बैठ के सब 89, 85 पहले जैसा नहीं है ना, अभी उनकी ताकत भी बढ़ गई है। देखिए ऐसा है, नहीं, आप साहिल जी, आप कितना भी मेरे मुंह के अंदर प्रश्न यानी विषय अपने शब्द डालने चाहें, ये शब्द नहीं डालेंगे। चलिए, ये सब कुछ तय तमाम है, सब कुछ स्थिर है। आप धीरे धीरे देखिए, कल अभी तक तो बड़े कयास लग रहे थे। अब एक बात कहूं, थोड़ा बुरा मत मानिएगा, जो बात मीडिया को पता नहीं होती, उस बात पर मीडिया यही बयान देती है कि भैया ये आपस में लड़ाई झगड़ा है, स्पीकर के पद को लड़ाई झगड़ा है, डिप्टी स्पीकर सीएम को लेकर लड़ाई झगड़ा है। मैंने नहीं कहा, जो बात आपको पता नहीं होती आप उसको इस तरह जोड़ देते हैं। शर्मा जी, मैं इसलिए मैंने पहले कहा था मंत्री, आज का दिन दरअसल जेडीयू का है। फार्मूला काम नहीं करता सर। मैं विपक्ष के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आज का दिन जेडीयू का, और मैंने ये नहीं कहा कि झगड़ा है। मैं तो इस बात को लेकर, देखिए मैं अपनी बात तो रख लूं शर्मा जी। ये दिन एनडीए का है। राजनीति के इतिहास में जिसका जिक्र हमारे संवाददाता कर रहे थे, वहां पर वो यही बता रहे थे कि 2013 के पहले तक जेडीयू का स्पीकर हुआ करता था। 2017 के बाद जब नीतीश दोबारा लौटे, उसके बाद बीजेपी का स्पीकर होना शुरू हो गया। तो जिसकी जितनी ताकत, उस हिसाब से समीकरण बदलते रहते हैं। और आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि स्पीकर का पद कितना अहम होता है, और ऐसे में हर पार्टी चाहती है कि भाई स्पीकर का पद हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि अहम फैसले आखिरकार स्पीकर के पद के जरिए ही हो सकते हैं। अगर कुछ मामला फंस जाता है, गड़बड़ होता है, या बाकी सारी चीजें होती है, उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन जरा डॉक्टर संजय कुमार, क्योंकि आज का दिन जनता दल यूनाइटेड का है, एक बार फिर तमाम दावों के बावजूद नीतीश कुमार 85 सीट जीते, और एक बार फिर उनकी तबीयत को लेकर, उनकी बाकी सारी चीजों को लेकर कई सारी चर्चा होती रही, लेकिन 10वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इस बार का मंत्रिमंडल क्या अलग हो सकता है? क्या इसके बारे में कोई चर्चा है? और महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी बता दीजिए। इस बार 26 महिलाएं जीती है एनडीए की तरफ से, स्वागत किया गया, आभार व्यक्त किया गया। एनडीए के विधायक दल की बैठक में मंत्रियों की संख्या भी बढ़ाएंगे। धन्यवाद साहिल। सबसे पहले तो मैं बिहार की तमाम जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उनके लोकप्रिय नेता श्री नीतीश कुमार जी 10वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं प्रदेश का,
पूरा कमान संभाल रहे हैं। और जो आपने कहा कि जेडीयू का समय है, ये पूरा एनडीए का समय है। और एनडीए की जो प्रचंड जीत हुई है वो बिल्कुल डबल इंजन और मोदी जी और नीतीश जी के पावर में हुई है। और जितने भी तरीके के हम लोगों पे आरोप लगाते जा रहे थे कि भाई नीतीश जी को डिसाइड नहीं किया जा रहा है, नाम नहीं लिया जा रहा है, ये सब चीज बंद हो गया है ना। तो आज हम लोगों का मतलब एनडीए के तरफ से ये बहुत ही खुशी का मौका है कि जो भी जितने भी एलिगेशंस हम लोगों के ऊपर लगाए गए, उनके हेल्थ के ऊपर लगाए गए, आपने जैसा कहा, सब कुछ बिल्कुल निराधार निकला। और जनता का प्रेम जो प्रचंड बहुमत देकर एनडीए की सरकार को चुना है, अब हमारे लिए जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है और लार्जर पर्पस है वो ये है कि जनता की जो महत्वाकांक्षाएं हैं और संकल्प को पूरा करना है, वो हमारे लिए अब सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे लिए चुनौती ये मंत्रिमंडल बनाना, मंत्रिमंडल में कितने लोग हैं, नहीं। मेरे ख्याल से संजय कुमार जी आपके ना नेटवर्क में कुछ इशू है, और आज कम से कम आज के दिन तो आपका नेटवर्क जरा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मैं दोबारा आपके पास आता हूं, जरा आपका नेटवर्क ठीक करा लीजिए, क्योंकि नेटवर्क आपका बार बार कट रहा है। इसके लिए आपसे ठीक से संपर्क मेरा नहीं हो पाया है। लेकिन मैं आपसे आपकी विश लिस्ट भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि के शर्मा जी नहीं बताएंगे उनके विश लिस्ट, उनके पार्टी में विश लिस्ट नहीं बताई जाती। लेकिन जेडीयू तो बता ही सकता है कि भाई आपकी विश लिस्ट क्या है, क्या करना चाहते हैं, क्या नया मंत्रिमंडल में बदलाव करना चाहते हैं, क्या 2023 की तरह ही मंत्रिमंडल बनाना चाहते हैं या नया मंत्रिमंडल बनाना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछूंगा। लेकिन चित्तरंजन गगन जी, के शर्मा जी ने यह भी बात कही कि आत्ममंथन होना जरूरी है। कुछ आत्ममंथन हो रहा है, नहीं हो रहा है, या एक बार फिर एसआईआर को लेकर ही आपकी बातें आगे बढ़ती रहेगी? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से नई सरकार को बधाई और शुभकामना देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो नया मंत्रिमंडल बनेगा उसमें क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक संतुलन और महिलाओं की भागीदारी उनके अनुपात में होनी चाहिए। और सरकार बन रही है, निश्चित रूप से हम वाच करेंगे, देखेंगे कि जो वादे इनके द्वारा किए गए, अब 2 लाख रुपया जो जीविका दीदी को देने की बात कहा गया था, 10,000 रुपया दिया गया, देखना होगा कि 1,90,000 रुपया कब पहुंचता है। पलायन पर, बेरोजगारी पर जो हमारे मौलिक सवाल हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने उठाया है, उन सब सवालों को हम देखेंगे, वाच करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो वादे इनके द्वारा किए गए, बिहार में कितना निवेश होता है, जो पलायन की स्थिति है, आज भी आप देखिए ट्रेनों में जिस ढंग से लोग वोट देने के बाद में वहां से तो लाल दिया गया है यहाँ पर वोट देने के लिए, अब जाने में उनको परेशानी हो रही है। तो यह पलायन की जो समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, वादा किया गया 1 करोड़ नौकरी देने का, अब हम इन सब चीजों को वाच करेंगे कि यह एनडीए सरकार जो वादे किए हैं और जिन वादों पर इनको जनादेश मिला है, उन वादों पर कितना खरा उतरते हैं। और वाच करने के बाद सड़क से लेकर सदन तक जो हमारी भूमिका, विपक्ष की भूमिका होगी, सकारात्मक सहयोग भी हम देंगे। लेकिन जहां भी ऐसा के बारे में भी कह दीजिएगा, क्या आत्ममंथन रहा, क्या चर्चा हुई, उसके बारे में भी जरा बता दीजिएगा। आत्ममंथन को लेकर कुछ हुआ है? अब आज जो है आत्ममंथन तो स्वाभाविक रूप से कोई भी, चाहे वह जीतता है या हारता है, खासकर जिसकी हार होती है, वह तो आत्ममंथन करता ही है। उसमें आत्ममंथन किए भी हैं, करेंगे भी। लेकिन अब सरकार जब बन रही है तो अब जो है सो उसके साथ ही मेरी यह जिम्मेवारी हो जाती है, एक जिम्मेवार प्रतिपक्ष के नाते, कि बिहार में जो समस्याएं हैं, जो आधारभूत समस्याएं हैं बिहार में, बेरोजगारी, पलायन, महिलाओं का सशक्तिकरण, कानून व्यवस्था, तो इन सवालों को हम देखेंगे कि इसमें कितना सरकार जो है सो सही ढंग से इसमें खड़ा उतरने का काम करती है। डॉक्टर संजय कुमार, अगर आपका नेटवर्क ठीक हो गया है तो आपको कहा कि देखिए, विपक्ष भी कह रहा है कि जो वादे किए गए, क्योंकि इस बार आपकी सरकार जब बन रही है तब जो मैसिव मैंडेट आया हुआ है आपके पास, आमतौर पर यही होता है कि जब मैसिव मैंडेट आता है तो उतनी जी आपकी आवाज आ रही है, उतनी ही ज्यादा
उतनी ही ज्यादा अपेक्षाएं भी वोटर्स की होती है, क्योंकि मैसिव मैंडेट आपको मिला है। कई वादे भी आपने किए हुए हैं, 2 लाख का वादा है, 125 बिजली यूनिट बिजली फ्री का आपका वादा है, कई सारे पैसे आपने वादे किए हुए हैं, पलायन रोकने का वादा आपने किया हुआ है। तो अब 20 साल का रिपोर्ट कार्ड तो ठीक है, लेकिन इसके आगे की बातें भी उसमें होगी। लेकिन उससे पहले जरा आपके विशलिस्ट भी बता दीजिएगा, क्योंकि इस बार का मंत्रिमंडल भी थोड़ा अलग हो सकता है। पिछली बार जिस तरीके से मंत्रिमंडल का स्वरूप रहा, क्या इस बार का स्वरूप थोड़ा अलग होगा? क्योंकि अभी आपका फासला भी कम हो गया है ना बीजेपी के साथ में, आप 85 है, वो 89 है। तो इस बार मंत्रियों की संख्या, नए पार्टनर्स भी है, सारी चीजों का फर्क होगा ना उसमें। पिछली बार जो मेरा संपर्क टूटा, पता नहीं मैं कितना कितना बोल पाया था, बता पाया था, लेकिन ये जो हमें मैंडेट मिला है, इस मैंडेट में जितने भी कमिटमेंट्स हम लोगों ने किए हैं, है ना, जो हमने राज्य के अपने नागरिकों से जो कमिटमेंट किया है, संकल्प पत्र जो हमने जारी किया है, उसको हम पूरा करने वाले हैं। और जहां तक ये विपक्ष के, राजद के जो प्रवक्ता कह रहे हैं, हमें हर चीज का ज्ञान है कि किस तरीके से हमें हर चीज को पूरा करना है, और पूरा रोड मैप बना हुआ है। जो हमने संकल्प पत्र जारी किया है उसमें रोड मैप भी बना हुआ है। हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पे और इन्वेस्टमेंट पे काफी काम करने वाले हैं, ताकि स्टेट का जो रेवेन्यू है और एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़े। एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा फोकस है। एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए निवेश लाना है, इंडस्ट्रीज बनानी है, सरकारी जो सेवाएं हैं उनको बढ़ाना है, उनमें 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 जॉब्स को बढ़ानी है, और जो जो महिलाओं के साथ जो स्वरोजगार का वायदा किया गया है उसको आगे ले जाना है ना। तो हमें नहीं तो क्लियरिटी है। तो ये भी जरा बता दीजिए ना संजय कुमार जी, ये एक सवाल ये भी उठा था कि महिलाओं की भागीदारी भी होगी मंत्रिमंडल के भीतर, या सूत्र आपने जो रखा था कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, तो उतनी भागीदारी सबको मिल पाएगी? क्योंकि पिछली बार की जो मंत्रिमंडल का ये हम देख रहे हैं, उसमें सवर्ण 11 मंत्री सवर्ण समुदाय से थे, ईबीसी समुदाय से कितने मंत्री थे, जरा वो भी एक बार हम ग्राफिक चला देते हैं, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा किसकी कितनी भागीदारी थी। उसमें महिलाओं की संख्या काफी कम नजर आ रही है, और इस बार 26 महिलाएं जीती है एनडीए की तरफ से। जैसा शर्मा जी ने बताया, ये बिल्कुल ही माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, जहां पे हम लोग अभी कुछ भी नहीं हम जिक्र कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ साझा कर सकते हैं। ये कल तक आपको सब क्लियर हो जाएगा ना, कितने मंत्री कल शपथ ले रहे हैं, कितने मंत्री आने वाले दिन में मतलब किस अलग अलग बैलेंस। देखिए, जो भी आप अगर देखें तो जहां तक टिकट बांटने से लेकर और आगे तक में आप देखें तो रीजनल बैलेंस, कास्ट के बैलेंस, अलग अलग जो समुदाय हैं सबके बैलेंस को देखते हुए सब कुछ हो रहा है। तो आप थोड़ा धैर्य रखिए। जो मंत्रिमंडल था 2023 का, उसमें सवर्ण चेहरे थे 11, जरा एक बार फिर वो हम चला देते हैं। सवर्ण चेहरे थे 11, ओबीसी चेहरे थे 10, और बाकी समुदाय को भी उसी तर्ज पर रिप्रेजेंटेशन पिछली बार मिल पाया था। जो मिसिंग यहां पर नजर आ रहा है कि महिलाओं की संख्या इसमें भी कम नजर आ रही है। एक बार फिर वो ग्राफिक चला दे तो हम उसके बारे में बात कर पाएंगे। लेकिन दूसरी एक बात जिसका मैंने जिक्र किया, ये देखिए, इस बार अगर मौजूदा एनडीए विधायक देखें तो राजपूत समाज से 31 जीते हुए हैं, भूमिहार 22, यादव 15। इस बार यादव समुदाय से ज्यादा विधायक एनडीए के नजर आ रहे हैं। कुर्मी 23, कुशवाहा 19, ब्राह्मण 15, वैश्य 23, ईबीसी 10, शेड्यूल कास्ट 34 और आदिवासी 1 यहां पर नजर आ रहा है। और एक मुस्लिम समुदाय से भी एक विधायक वहां पर जीता हुआ है। और पिछली बार का मंत्रिमंडल अगर हम देखें किस तरीके से नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल पिछला यानी 2023 का मंत्रिमंडल रहा है, उसका भी रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो उसमें भी नजर आता है कि 11 विधायक, जो 11 मंत्री उसमें जो थे वो सवर्ण समुदाय से थे, 10 उसमें ओबीसी समुदाय से थे, और बाकी मंत्री भी उसमें आपको नजर आएंगे। तो इसके ऊपर अगर नजर डाले संजय कुमार जी, तो क्या इस बार भी इसी तरीके से मंत्रिमंडल बनेगा, और इस बार थोड़ा चेहरा बदल सकता है? साहिल जी, जैसा मैंने कहा और जैसा शर्मा जी ने कहा, ये बिल्कुल टॉप लीडरशिप जो है एनडीए की, और ये अब जब सीएम इलेक्ट हो गए हैं तो ये सीएम का प्रेरोगेटिव है कि वो किनको किनको मंत्रालय में रखते हैं। और जो जो रिप्रेजेंटेशन है, देखिए, एक तो बीजेपी जो अलग अलग घटक दल हैं एनडीए के, उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो एनडीए के टॉप जो लीडर्स हैं वो सीएम के साथ मिलकर तय करेंगे, और सीएम उसके बाद मंत्रिमंडल में किसको किसको रखेंगे उनका प्रेरोगेटिव है। तो आई थिंक हमें एक दिन और इंतजार करना चाहिए, थोड़ा सा और कयास हम लोग जैसे आप लोग लगा रहे हैं। हमें तो अब उत्साह ये है कि कल वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं 10वीं बार, और इसी उत्साह को हम अभी
उसको एंजॉय कर रहे हैं सब, जितने भी हमारे मैं एनडीए आपके के उत्साह पर पानी नहीं डालना चाहता, क्योंकि आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी है, और कल से जब चुनौती है, मंत्रिमंडल जो भी का काम गठन हो करना है जाएगा हम जरूर तो करें। नई जो चुनौतियों काम को हमें- लेकर भी आपको पूछेंगे उसको लेकर। लेकिन आदिल हसन जी, भी जी, हमारे जरूर। साथ में है, क्योंकि इस बार एमआईएम ने एक बार फिर दिखा दिया है, 5 विधायक उनके भी जीत कर आए हुए हैं। आपकी क्या अपेक्षा है नए मंत्रिमंडल के साथ? हम चाहते हैं कि सीमांचल को उससे हिस्सेदारी मिले। नीतीश जी चाहते थे कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले, अब नीतीश जी मांगे बिहार को स्पेशल स्टेटस। सब 2 करोड़ से ऊपर पलायन है, सबसे ज्यादा बिहार में बेरोजगारी है, स्पेशल स्टेटस दे, डिफेंस कॉरिडोर दे, टेक्सटाइल्स मिल्स दे, एएमयू किशनगंज को पैसा दे, सुरजापुरी बिरादरी का ओबीसी रिजर्वेशन रुका हुआ है वो दे, सीमांचल की बाढ़ की जो समस्या है उसको रोके, सीमांचल में जो कटान है उससे रोके, नेपाल से पानी छूटता है उससे सीमांचल डूब जाता है, पूर्णिया को उप राजधानी के दर्जा दे, पूर्णिया को हाईकोर्ट बेंच दे। आप ही देख लीजिए बलरामपुर बारसोई जो है बंगाल से सटा हुआ है, वहां पे खुरादार ब्रिज है, डमडोलिया बाजितपुर है, उस इलाके में बिजली सीमांचल में कम आता है, पटना को सब देते हैं बिजली। नीतीश कुमार जी 2 जिला के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, 38 जिला के मुख्यमंत्री बनेंगे। हम चाहेंगे कि सीमांचल को कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बलरामपुर बारसोई, कोचा दामन, अमोर, बैसा जो सब इलाका है उसकी भी बदहाली को दूर करे। यहाँ कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, इस इलाके में मेडिकल कॉलेज नहीं है, इस इलाके में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। नीतीश जी सिर्फ नालंदा तक सीमित नहीं रहे, यहाँ भी टेक्सटाइल पार्क खुले, यहाँ भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुले, एम्स दरभंगा में ईंटा लग जाए, सीमांचल में भी एम्स के तर्ज पर एक हॉस्पिटल दे, क्योंकि सबसे ज्यादा पलायन होता है, रोजगार के साधन नहीं है, यहाँ ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं है। दादर गुवाहाटी 2 ही दिन है सिर्फ पूरे इस सीमांचल में आती है बॉम्बे से। यहाँ इतने बड़े बेरोजगार लोग जो बॉम्बे, दिल्ली में, हरियाणा में, दूसरे जगह काम करते हैं, यहाँ ट्रेन का स्टॉपेज बनाए, ट्रेन बनाए। अब तो नीतीश जी के हाथ में सब कुछ है, अब तो नीतीश जी सीमांचल पे ध्यान दे। 10वीं बार एक आदमी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन रहे हैं, नीतीश जी को अब क्या चाहिए? बार बार नालंदा का विकास, बार बार पटना का विकास, आरा छपरा का विकास कर रहे हैं, कम से कम कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज पे नीतीश जी विशेष ध्यान दे। सबसे पिछड़ा इलाका है, सबसे बैकवर्ड इलाका है, चाहे आप बलरामपुर बारसोई देखिए, जोकी देखिए, आप कदवा देखिए, बायसी देखिए, प्राणपुर देखिए, आप बहुत बड़ी ठाकुरगंज, विश लिस्ट बहादुरगंज है देखिए। संजय कुमार। एकदम सर, एकदम सीमांचल के शर्मा साथ जी, नाइंसाफी हुई है। बहुत बड़ी सीमांचल विश ने लिस्ट इनको है। मौका दिया है, अब नीतीश जी को सीमांचल के लिए कुछ करना चाहिए। झोली भर के सीमांचल वोट साथ पड़ा बहुत है, नाइंसाफी हुई। अभी तो अभी झोली जो भर के आदेश डिमांड भी होंगी। पूर्णिया में जो एयरपोर्ट खुला वो कहाँ, सीमांचल में नहीं है? सर 10 साल 2013 में था, 2013 का मोदी जी वादा किए थे, नंबर 2025 में नंबर 2 इलेक्शन के आप कह रहे 15 हो दिन कि पहले। इंजीनियरिंग आप कॉलेज नहीं है, हाई कोर्ट मेडिकल, बोल दीजिए, आप तो आप जैसे मेडिकल वो कॉलेज दीजिए, जैसे वो कटिहार में ढाबा वाले दीजिए मेनू मेडिकल नहीं कॉलेज, सुनाते हैं, उस तरीके से किशनगंज में आपने दीजिए, सुना दिया। अरे किशनगंज तो में दीजिए, ढाबा में कटिहार में सुनाते हैं दीजिए। उसी तरीके से सुना दिया अरे आपने। सुनिए, सीमांचल के साथ नाइंसाफी मत आपने कीजिए। कटिहार सारे में दीजिए, निगेटिव बात किशनगंज में बता मेडिकल दिए, कॉलेज एक भी दीजिए, पॉजिटिव बात नहीं अररिया में बताया। दीजिए। अरे हिमाचल सबसे में ज्यादा रोड पलायन है नहीं है, बाहर सीमांचल का, नहीं है, ना बिजली नहीं है। मकई की मैं खेती होती कटिहार है, में रहता हूँ, उसको मैं सपोर्ट कटिहार कीजिए। में रहता हूँ, कहाँ कटिहार में मैं मेडिकल कटिहार कॉलेज है, में बतलाइए कहाँ है आप कटिहार में कैसे मेडिकल बताते कॉलेज? हो कि कहाँ है सीमांचल में किशनगंज विकास में नहीं मेडिकल हुआ? कॉलेज? पानी में सीमांचल को दबा आर्सेनिक के है, विकास पानी हुआ। में आयरन और है, आप कैसे पानी आरोप में लगा रहे हो कि मैग्नीशियम है, सिर्फ कैंसर का मरीज सबसे ज्यादा यहाँ होता है, चलिए यहाँ ऐसा है मेलन्यूट्रिशन का कि सबसे ज्यादा बिहार मेलन्यूट्रिशन चलिए। सीमांचल के लिए नीतीश जी बताएं चलिए क्या जरा दोनों को करेंगे? शांत करिए। ये बात तो मैं समझ सकता हूं कि जितने मैंडेट के साथ में 2010 के बाद इतना बड़ा मैंडेट एक बार फिर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को मिल पाए, तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर कई सवाल और कई सारी विशलिस्ट भी यहां पर नजर आती है, और कई सारे मुद्दों को लेकर मांग भी यहां पर साफ नजर आती है। लेकिन आशुतोष, क्या आपको लगता है कि महिलाओं की भागीदारी इस बार मंत्रिमंडल में दिखाई देगी? क्या आपको लगता है कि पिछला जो मंत्रिमंडल रहा 2023 का, उससे बिल्कुल पूरी तरीके से अलग रूप इस मंत्रिमंडल का होगा? क्योंकि उस वक्त जिसके जितने विधायक थे वो सारी चीजें अब बदल चुकी है, नए सिरे से अगर हमें देखना पड़ेगा सारी चीजों को, तो क्या इस बार नया रूप इस मंत्रिमंडल का होगा? मुझे कोई उम्मीद तो दिखाई नहीं पड़ती साहिल। क्यों मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप देखें 243 विधायकों में सिर्फ 29 महिलाएं हैं, सिर्फ 29। यह आंकड़ा बनता है 12%, यानी जिनकी आबादी बिहार की आबादी में 47 से 48% है, उनका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 12% है। वैसे में आप कितनी महिलाएं वहां कैबिनेट मिनिस्टर बनेगी, मुझे इस बारे में संदेह है। कायदे से जिस तरीके से महिलाओं के वोटों को लेकर इस वक्त इस बार महत्व दिया गया है, और यह माना गया है कि दरअसल एनडीए गठबंधन की जो बड़ी जीत है वो महिलाओं की वजह से है। वैसे में अगर 29 में से आधी महिलाओं को भी अगर कैबिनेट रैंक मिल जाए या उनको मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिया जाए, तो हमारे ख्याल से एक बड़ा कृतज्ञता ज्ञापन होगा बीजेपी की तरफ से भी, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी, और लोक जनशक्ति की तरफ से भी। क्या ऐसा होगा, मुझे इस बारे में पूरी तरीके से संदेह है। ये देखिए, नीतीश जी ने एक अच्छी बात ये की थी कि उन्होंने
जो पंचायत के चुनाव थे उसमें 50% का रिजर्वेशन किया, उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी में 50% का रिजर्वेशन किया। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारी जो विधानसभाएं हैं, हमारी जो लोकसभाएं हैं, उसमें भी 50% का रिप्रेजेंटेशन हो जाए? अगर महिलाओं को एम्पावर करना है और अगर महिलाओं को अगर इतनी बड़ी अगर उनकी वजह से पार्टियों की लगातार बड़ी जीत हो रही है तो ये कदम भी उठाया जा सकता है, क्योंकि आपने म्यूनिसिपैलिटी में किया है, पंचायत में किया, इसका मतलब ये है आधी आबादी की बात की जाती है। आधी आबादी अगर म्यूनिसिपैलिटी में बिल्कुल सही, अगर म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में, अगर पंचायत के चुनाव में महिलाओं के काबिलियत पर शक नहीं है, और तो फिर विधानसभा में भी उनकी काबिलियत पर शक नहीं होना चाहिए, और उनको भी 50% तो नहीं तो कम से कम 40% का तो रिजर्वेशन, अगर रिजर्वेशन ना भी सही, कम से कम राजनीतिक पार्टी अपने कोटे से अगर उनको सीट देना शुरू कर देंगी तो ये एम्पावरमेंट दरअसल वाकई में गजब का एम्पावरमेंट होगा, पूरी दुनिया में इसकी वाहवाही होगी। जल्दी से आपका जवाब लूंगा इस पर, लेकिन उससे पहले विनोद अग्निहोत्री जी, यही सवाल आपके पास भी, क्योंकि मैंने जो सवाल आशुतोष को मैंने पूछा था वो इसलिए पूछा था क्योंकि पिछली बार का विधानसभा का रूप पूरी तरीके से अलग था। किसके कितने विधायक जीत कर आए थे वो सारा मामला अलग था। भारतीय जनता पार्टी के लगभग दुगने विधायक जीत कर आए थे जेडीयू के मुकाबले, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। एक अलायंस पार्टनर 19 सीटों के साथ भी उसमें शामिल है, तो इस बार का रूप बदल पाएगा। और उसके साथ साथ नीतीश कुमार भी 10वीं बार शपथ ले रहे हैं, आगे का भी बारे में सोचना होगा। क्या इसको लेकर कुछ हो सकता है विनोद अग्निहोत्री? निश्चित रूप से इस बार का मैंडेट अलग तरह का मैंडेट है, और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड लगभग आसपास है, 4 सीटों का ही डिफरेंस है। पिछली बार काफी बड़ा गैप था, और पिछली बार जो प्रभाव था एनडीए में वो बीजेपी का ज्यादा था। इस बार एनडीए, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का लगभग आसपास ही है, और नीतीश कुमार 10वीं बार जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, निश्चित रूप से देखिए विधानसभा अध्यक्ष पद तो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को ही मिलना भी चाहिए। जब मुख्यमंत्री जेडीयू का है तो विधानसभा अध्यक्ष निश्चित रूप से दूसरे बड़े दल का होगा, जो कि सबसे बड़ा दल है इस विधानसभा में। जहां तक महिलाओं की प्रतिनिधित्व की बात है, मैं उसकी बात से सहमत हूँ कि 29 में से अगर आधा यानी 14 महिलाएं भी मंत्री बनाई जाए तो ये एक बड़ी बात होगी, और ये एक अच्छा संदेश भी जाएगा, क्योंकि बार बार हम सब मान रहे हैं कि महिलाओं के वोट से ही इतना बड़ा मैंडेट मिला है। दूसरा सेक्शन है युवाओं का, जो बेरोजगारी के सवाल उठाया विपक्ष ने, लेकिन भले ही विपक्ष को सीटें न मिली हो, जीत न मिली हो, एनडीए को बड़ा बहुमत मिला हो, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की है कि उस बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे को एड्रेस करे। और सीमांचल की बात जो कही है हमारे एएमआईएम के सज्जन ने, वो बिल्कुल सही बात है। सीमांचल का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए, और सीमांचल निश्चित रूप से बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, सीमांत प्रदेश है, सीमांचल है, संवेदनशील है, वहां विकास। समय मेरा खत्म हो रहा है, लेकिन ये चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी। कल 11:30 बजे नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं, सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश किया है। मंत्रिमंडल का रूप स्वरूप किस तरीके से होगा ये अभी तक तय होना बाकी है, लेकिन हो सकता है कि शाम तक इसके बारे में भी जानकारी हमारे पास आ पाए। लेकिन एक बात तो साफ है कि जितना मैसिव मैंडेट नीतीश कुमार और उनके सहयोगी पार्टियों को दिया हुआ है, जेडीयू, बीजेपी, एनडीए को दिया हुआ है, उसी के साथ साथ लोगों की अपेक्षाएं भी उसी तरीके से बढ़ी है। तो ये अपेक्षाएं किस तरीके से पूरी होती है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल